हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। सो अभी हम हैं इंडिया गेट पर और अभी हमारे साथ एक ग्रेट पर्सनालिटी जो कि एडुकेटर हैं, टॉप एडुकेटर हैं, साथ ही यूट्यूबर भी हैं और आप सभी इनको जानते ही हैं। इनके वीडियोस नॉर्मली मिलियंस व्यूज़ रहते ही है और सर का स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी है। सर से वो क्योंकि वो डेली क्लासेस लेते हैं तो उनको स्टूडेंट से भी फीडबैक मिलते हैं। तो आज हम सर से डिस्ट्रैक्शन टाइप ऑफ टॉपिक पर बात करेंगे। प्रिपरेशन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऐसी आती रहती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं कहीं ना कहीं। सो थैंक यू सो मच सर। अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन करके चीज़ें को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्टार्ट ऐसे करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है अगर स्टूडेंट्स की लाइफ में देखा जाए तो। थैंक यू देवेंद्र। जी, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले वेलकम। मैं आपकी इस चीज़ की तारीफ़ कर देता जी। हूँ। और आप बच्चों की बातों को बच्चों तक लेके जाते हैं राइट। और आप रिलेवेंट लोगों को लेके आ रहे हैं जी। ताकि वो बच्चों की परेशानियों को रिजॉल्व कर पाएँ। जी तो उसी क्रम में ना मैं, जैसा आपने सवाल पूछा, हालांकि हमारा दिन भर ही काम स्टूडेंट से या फिर जो नॉलेज लेना चाहते हैं उनसे पढ़ता रहता जी। है। और मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है, वो हाँ। लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होता है। हाँ राइट। यानी कि आप जब अपनी मृत्युशैया पर भी है ना, तो हाँ, भी हाँ। आप ज्ञान से परिपूर्ण हो सकते हैं। उस समय भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो छात्र जीवन एक बहुत लंबा फेज होता है। हाँ तो अब आपने जो सवाल किया वो था कि डिस्ट्रैक्शन क्या आता है लाइफ के अंदर। तो सबसे अल्टीमेट जो पहला डिस्ट्रैक्शन है ना, वो बच्चे की लाइफ में ये है कि मैं पढ़ूं क्यों। हम्म। ये पहला डिस्ट्रैक्शन है। जी। मतलब पहला पड़ाव जिसको मैं मानता हूँ कि एज एन एडुकेटर तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ सही और कह रहे पढ़ने के लिए तैयार भी हो तो पढ़ूं क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। हैं। जी। सबके पास अपने रीजंस होते हैं पढ़ने के और ना पढ़ने के। मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है ना, वो समझती है कि पढ़ना किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। राइट बिल्कुल सर। और आज के ज़माने में एग्ज़ाम आपकी पीजी एग्ज़ाम्स तक ले लो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक ले लो, उसके बाद क्या? तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे? जी। क्या नोवेल पढ़ना, क्या लिटरेचर पढ़ना, आप ये सब चीज़ें बंद कर दोगे? तो आंसर निकल के आता है नहीं। तो किसी भी प्रकार के नॉलेज के अंदर डिस्ट्रैक्शन नंबर 1, आपको कारण पता हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं राइट मेरी ऑफ फेज़ में कोर्स। बात करूँ, जी। मैं पढ़ना क्यों चाहता हूँ या फिर मैं पढ़ाता क्यों रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ तो मैं जी रहा होता हूँ। जी। और जिस दिन मैंने पढ़ाई बंद कर दी या जिस दिन मैंने कुछ नया नहीं लिया, हाँ। उस दिन मैं डाउन हो जाता जी। हूँ। आज जैसे ना, अभी हमारा ये सेशन चल रहा है और ऑलरेडी हम लोग रात के 12:30 बज चुके हैं जी। और हम साथ में हैं। जी बिल्कुल। तो अभी भी जो चार्म है ना अपने चेहरे पे, दोनों के पे ही, जी। तुम्हारे अंदर सीखने का चार्म है, जी। मेरे अंदर भी सीखने का चार्म है, इसलिए हम दोनों साथ खड़े हैं, राइट है ना? सर। तो मेरा मानना ये है कि हर किसी को गोल पता हो जाए कि वो पढ़ना क्यों चाहता है। सर अभी तो आपने ये काफ़ी बैलेंस आंसर कर दिया है क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए और आपका काफ़ी इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है डेफिनेटली। जब आप सर स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में आप कैसे देखते थे पढ़ाई के नज़रिए को? आपने अभी पढ़ाई के बारे में बताया कि किसी को गोल ही पता नहीं है एग्जैक्टली हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ना क्यों चाहिए इस तरीके से। तो आप क्या सोचते थे उस टाइम पे और क्यों आप पढ़ने में आए, मतलब आप सिविल सर्वेंट भी बने? ना, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब ना, अगर आप ये कहते हो कि मैं टीचिंग में ही हूँ, तो मैं एक थिंकर हुए हैं उनकी डेफिनेशन से देना चाहूँगा। मैस्लो नाम से एक थिंकर हुए हैं और जितने भी हमारे साथी आज इस वीडियो को देखें, वो सेशन को एंड करके पॉज करके, या मैं टीम से गुजारिश करूँगा कि वो एक साइड में इमेज मैस्लो वाले नीड कर्व की लगा दें। एक नीड चार्ट है मैस्लो का, ओके। जिसमें वो बताते हैं कि इंसान की आवश्यकताएं 5 लेवल पर होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता होती है कि वो रोटी कपड़ा मकान चाहता है। राइट। उसके धीरे धीरे उसकी नीड बदलती जाती हैं। जिसकी रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी हो गई, फिर वो सोशल सिक्योरिटी की चाह में आगे बढ़ता है। राइट। फिर वो भी जब पूरी होने लगती है तो वो चाहता है कि उसको अपनों का प्यार मिले, परिवार का प्यार मिले। जी। जब ये सब होने लगता है, फिर वो सोचता है कि मुझे ना पहचान मिले। जब ये पूरा होने लगता है तो तब वो जाता है फाइनली कि मैं अब अल्टीमेटली सेल्फ एक्चुअलाइज करूं कि मेरा इस धरती पर आगमन क्यों हुआ था। जी सर। ये मैस्लो बोलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तथ्यात्मक त्रुटि के लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी है। जी। अब जो आपने सवाल पूछा कि आप क्यों पढ़ते थे, क्योंकि मेरा मैस्लो का फर्स्ट गोल ही अचीव करना पहला चैलेंज था। मेरे पिताजी एक साधारण शिक्षक रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत से लोगों का जीवन बनाया है। तो जी बिल्कुल। पॉइंट इज़ कि मैं जब परवरिश में निकला, पापा मम्मी मुझे पाल रहे थे, तो मुझे लगता था कि आज जिस स्तर पर मैं हूँ उससे एक स्तर ऊपर चला जाए। जी बिल्कुल सही। यदि मेरे फादर टू व्हीलर
मेंटेन करते हैं तो मैं 4 व्हीलर तक मेंटेन करूँगा। जी। यदि आज मेरे घर वाले स्लीपर क्लास से ट्रैवल करते हैं तो मैं उनको एसी क्लास से लेकर जाऊँगा। राइट, यदि आज हम 2 बीएचके में रहते हैं तो हम 3 बीएचके पे जाएंगे। और राइट, ये रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद राइट। पहला फाइनली मोटिवेशन आपका कहना है कि हमें मोटिवेट अपने फैमिली बैकग्राउंड को देकर होना चाहिए, रादर देन कि हम किसी और से कंपैरिजन करें। आपकी आवश्यकता है मोटिवेशन स्वतः ही बन जाता जी, है। बिल्कुल सही। आपको मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता। आज मैं एक 50 लाख की गाड़ी मेंटेन करता हूँ तो मेरी ज़रूरत अपने आप कहती है कि यार लोग अभी भी 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। हाँ, हाँ। आवश्यकता हमेशा रिलेटिवली फील होती है। यहाँ पर बहुत से लोग अभी भी अपने सराउंडिंग में ऐसे हैं जी, जिनकी आवश्यकता आज रात को सही से ठंड के बिना नींद आ जाए, वो उनकी आवश्यकता है। राइट, एक हम 5 सितारा होटल में सो कर के भी सोचते हैं कि इससे बढ़िया होटल में जाके सो जाएं। रिलेटिविटी में चीज़ें निकल कर आती ऑब्वियस हैं। सी बात है सर। और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, उस बैकग्राउंड से ऊपर जाना ही हमारी नीड है और उसी के लिए हम एफर्ट लगाते हैं, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ या जी, हमसे बिल्कुल, ऊपर वाले बिल्कुल लोग सर, हैं। बिल्कुल। ओके, सो सर जैसे कि हमारा डिस्ट्रैक्शन मेन टॉपिक है, तो इसमें हमें बात अगर करें तो इसकी करनी चाहिए कि जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का स्विच हुआ था, ऑफलाइन से पहले ऑनलाइन में आया, अब कहीं ना कहीं फिर से सारी चीज़ें ऑफलाइन की तरफ भी जा रही ऑनलाइन। अब स्टूडेंट दोनों कंडीशन में फंस गया, कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन में भी हैं और कुछ ऑनलाइन में भी हैं। तो अब आप इसको कैसे मतलब स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना तो चाहोगे? ना आपका जो प्रश्न है ना, अब वो और ज़्यादा यथार्थ की तरफ जा रहा है जी। क्योंकि आई एम द राइट पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने 12 साल के टीचिंग कैरियर में जी। लगभग 8 साल कोर ऑफलाइन में पढ़ाया है ओह ग्रेट सर। और 4 साल मैंने कोर ऑनलाइन में पढ़ाया है। और अब मैं इन दोनों को कंपेयर करने की फेज़ में हूँ। और आपने जो सवाल पूछा ना कि बच्चा इस समय वाकई में जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है, या यूँ कहिए कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स ऑफलाइन ओपन हुए हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इस समय बच्चे को ये आ रखा है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। उसने 2 साल तक जो अपनी कंडीशनिंग की थी कोरोना काल के दौरान कि ऑनलाइन इज़ बेस्ट, अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि ऑनलाइन से पहले वाले दिन ज़्यादा अच्छे थे क्या? जी। जब मैं दोस्तों के साथ बैठता था, गप्पे लगाता था, कमरों पे बैठ के रातों रात पढ़ाई करता था या गप्पे मारता था, फ्रीडम थी, परिवार वालों की निगरानी नहीं होती थी, वो समय ज़्यादा अच्छा था या आज का समय ज़्यादा अच्छा है या फिर ऑनलाइन वाला समय ज़्यादा अच्छा था? ये जो डायलेमा चल रहा है ना, मैं इसका आंसर एक लाइन में तो नहीं दे सकता क्योंकि एक्सप्लेनेशन पर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है। राइट। तो मैं थोड़ा विस्तार से इसका आंसर दूंगा। जी। विस्तार के आंसर में अगर हम चलते हैं ना देवेंद्र, तो सबसे पहला पॉइंट ये है मेरी नज़र में, बच्चे को ये जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या वाकई में उसकी ज़रूरत पढ़ाई है या माहौल है। जी। पढ़ाई है तो ऑनलाइन से अच्छा कोई अल्टरनेट नहीं है। राइट सर। कम समय में, कम संसाधनों के साथ, बिना किसी डिस्टरबेंस के वो घर बैठ के पढ़ सकता है। जी। लेकिन उसको माहौल की ज़रूरत है जिसको वाकई में ऑनलाइन नहीं देता, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जी। माहौल से मेरा मतलब है 200 लोग बैठे हैं, हाँ, आप उनके बीच में बैठ करके प्रेशर को फील कर रहे हैं कि हाँ। एग्जाम का प्रेशर क्या है। जी। लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखा तूने वो चैप्टर पढ़ लिया क्या, वो आपको ऑनलाइन एजुकेशन में हाँ, नहीं मिलता है। राइट। है ना, ये मेजर डिफरेंस है पहला माहौलबाजी का। और भी फैक्टर्स हैं, अगर आप जी। चाहेंगे तो मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। ओके, एक और सर, जैसे कि चीज़ है ये, एक और एग्ज़ाम जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो अब देख कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी हो या बैंकिंग हो, सभी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट या फिर जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और आप भी लाखों एस्पिरेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और आपको इतने सारे कमेंट या फ़ोन कॉल या फिर डायरेक्टली आप जैसे ऑफलाइन क्लासेस भी लिए हैं आपने, तो सर आपको क्या लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो प्रिपरेशन कर रहा लाखों में जो है, उसमें कितने परसेंट जो स्टूडेंट है वो सीरियस है, ताकि जो सीरियस एस्पिरेंट है वो इस प्रेशर को फील ना करें कि यार 10 लाख एस्पिरेंट दे रहे हैं और वैकेंसी 1000 है, मेरा कैसे होगा, इस काइंड ऑफ। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से हमको अगर पता हो ना, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहता है, आपने जो फिगर कोट कर दिया ना 10 लाख का, इसमें से सीधा 10% तो आप कर दीजिए कि ये वो हैं जिन्होंने ये सोचा है कि मैं सिंसियरली तरीके से पढ़ाई करूँगा। यानी 10 लाख बच्चे अगर किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, आपने एक एवरेज फिगर ले लीजिए, इसको 1 करोड़ में बदल दो, इसको 1 लाख में बदल दो, मैं 10% की बात करूँगा, है ना। 10 लाख में से 10% लोग यानी 1 लाख बच्चा ऐसा है जो सीरियसली ये सोच रहा है कि मुझे तैयारी करनी है, यानी वो कंडीशनड है इस चीज़ के लिए। हाँ, राइट। बाकी माहौल में फंसा हुआ है। ताऊ जी ने कहा था
पड़ोस के भैया का हो गया था, कॉलेज के सीनियर का हो गया था, अब कुछ अखबार में करना आ है गया इसलिए था, तैयारी कर करना लो, था, है ना? किसी को लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हाँ। वो वाले हैं। जी। थर्ड ईयर में है तो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एलिजिबल हो गया हूँ इसलिए टेस्ट देना चाहिए, जी। वो लोग ज़्यादा हैं। 1 लाख वो हैं जिन्होंने किसी ना किसी माध्यम से कोचिंग को रीच किया है। इंडिया में बिना कोचिंग के आप एजुकेशन को एक्सेप्ट करें, ये डाइजेस्ट ही नहीं होता किसी को। जी। चाहे वो आजकल यूट्यूब से फ्री कोचिंग ले रहा हो, हाँ। या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहा हो, या ऑफलाइन कोचिंग ले रहा हो, वो गाइडेंस एडिशनल जरूर ले रहा है। जी बिल्कुल किताबों सर। के अलावा वो गाइडेंस ले रहा है, ये हमको मानना पड़ेगा, ये भारत की वर्तमान वास्तविकता है। तो जो 1 लाख बच्चा जो सीरियसली कोचिंग की तरफ निकला हुआ है ना, उसमें से आई कैन बैट, और ये मतलब हो सकता है कि लोग इससे ऑफेंस फील करें, लेकिन मैं इसको चैलेंज करता हूँ आपके थ्रू, इनमें से भी आधा, यानी जब 1 लाख में से 10 लाख में से 1 लाख बच्चा किसी ना किसी माध्यम से कोचिंग के संपर्क में, जी। उसका आधा यानी कि 10 लाख का 50,000, दैट मीन्स 5%। 5% बच्चा ही शायद पूरा सिलेबस जानता है। जी बिल्कुल सही बात कही सर आपने। स्टूडेंट एक चीज़ को लेकर और अब काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहते हैं। पहले कहते थे कि भाई कंटेंट नहीं है, कंटेंट की कमी है। आज के टाइम पे कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो खुद परेशान हो गए कि जाएँ तो किस कंटेंट से जाएँ, और वो एक सोर्स की जगह मल्टीपल सोर्स को भी फॉलो करते हैं, जिससे टाइम भी जाता है और कॉन्सेप्ट में भी क्लियरिटी नहीं आती, क्योंकि सेम डेफिनेशन वो दूसरी किताब में अगर पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट रहेगी। इसके पीछे ना बहुत बड़ा कारण है, जो आपने अगर मतलब मेरी बात को सुना तो मैंने आपसे सिलेबस की बात बोली थी कि सिलेबस नहीं पता है। ओके, सो सर आजकल जो मार्केट में है स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं। पहले इस प्रॉब्लम में रहते थे कि कंटेंट बहुत कमी है कंटेंट की, और चाहे वो यूपीएससी की बात करें, एसएससी की, बैंकिंग की, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की। लेकिन आज मार्केट की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है कि वो खुद कन्फ्यूजन में हो गए कि किसका ले। अब अगर हम एक सोर्स की बात, एक कोई सब्जेक्ट की बात करें तो उसके कम से कम नहीं तो मिनिमम 10 to 20 रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो कि काफ़ी रिनाउंड है ना। जो रिनाउंड नहीं है ऐसे तो फिर बहुत सारे ही है। तो इसको लेकर क्या करें, स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ, है ना, जी। क्योंकि आपने सवाल अच्छा पूछा है लेकिन इसका जवाब सवाल में है। ओके। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और एक कुएं में बहुत सारा पानी है। मुझे प्यास लगी है, कुएं में बहुत सारा पानी है, मैं पूरा पानी पी जाऊँ? नहीं, पूरा पानी तो नहीं। अच्छा, तो ये कौन जज करेगा वो मुझे ही जज करना कि पड़ेगा मुझे कितनी प्यास लगी जी। है ना। हाँ, नॉलेज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है ना, कितनी भी नॉलेज ग्रास्प कर सकता है, ठीक है जी। अब आपको पकड़ना है कि इस एग्जाम के लिए मुझे कितनी नॉलेज चाहिए। राइट। तो जितना भी नॉलेज मार्केट में है ना, सबसे पहले स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो एग्जाम के हिसाब से उस नॉलेज की आवश्यकता को पहले पहचान ले। जी। यानी नॉलेज लेने जब निकले ना, तो सबसे पहले खुद थोड़ी सी रिसर्च कर ले। किस बात की? कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो इस लेवल का नॉलेज चाहिए। जी। अगर मैं स्टेट पीसीएस की नॉलेज तैयारी कर रहा हूँ तो ये पेपर आता है, ये सिलेबस है, इतना ही नॉलेज पर्याप्त है। जी बिल्कुल। अगर मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे फैक्चुअल पे फोकस करना है, मुझे इतना ही पढ़ना है। अब होता क्या है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। राइट। मैं ना मतलब वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स डील करता हूँ सामान्यतया, और इंडिया का भी डील करता हूँ। जी। मेरा हर सेशन ऑन एन एवरेज 25 से 30 मिनट का होता है नाउ डेज। कभी कभी वो 15 मिनट का भी होता है। अब एक बच्चा जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो ये सोच ले कि मुझे सर के सारे सेशंस देखने हैं, हाँ राइट। मैं उसे मना करता हूँ कि नहीं भाई, ये आपके लिए नहीं है। आपका इंटरेस्ट है ना, सुन लो, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सुनो। जी। ये मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ वो यही पूछेगा, देश का दूसरा प्रधानमंत्री कौन था, चौथा राष्ट्रपति कौन था, है ना, इस इंडेक्स में रैंकिंग क्या रही। जी। वो तो वन लाइनर है, उसके लिए एनर्जी क्यों वेस्ट करना। जी बिल्कुल। तो ना मेरे को यही कहना है, मुझे ये तो वो वाली बात हो गई कि आप किसी शादी में गए और बहुत सारी स्टॉल लगी थी। हाँ। किसी शादी वाले ने 150 स्टॉल लगा दी, इसका मतलब ये थोड़ी सब खा जाओगे। हाँ, सही कह रहे हो सर। नीड पहचाननी है। जी। ओके, सर स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारे हमने जब अभी डिस्ट्रैक्शन को लेकर बात करी, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एकदम अपने आप को आइसोलेट बना लेते हैं, बाहर की दुनिया से कट हो जाते हैं, यहाँ तक कि फैमिली से हो जाते हैं। कुछ लोग तो कीपैड वाली मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, जबकि ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल चुका है, और कहीं ना कहीं मोबाइल का यूज़ करके भी अच्छी एजुकेशन ले ही रहे हैं। इस टाइम पे भी ऐसी कंडीशन आ रही हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे ज़रूरी क्या है ना कि
हम अगर किसी बहुत अच्छे लक्ष्य की तरफ लग रहे हैं ना, जी जी इसको ऐसे कहते हैं कि जब हमारा साध्य पवित्र हो, साध्य बोले तो हमारा जब लक्ष्य पवित्र हो कि हमें यहाँ तक जाना है, राइट तो साधन भी पवित्र होने चाहिए। जी साधन का अर्थ क्या है कि हमारी शिक्षा के जितने भी मीन है ना, चाहे वो नॉलेज का सोर्स किताब है, चाहे मोबाइल है, चाहे सराउंडिंग है, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। ऑफ अब कोर्स किसी सर। बच्चे को ये लगता है कि मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मैं मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो उसको ना जिद करके उसको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। उसे मान लीजिए ठीक है, होती है तो हाँ होती है, बस। क्योंकि दुनिया में हर एक मॉडल सक्सेसफुल हुआ है। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के भी बच्चा सक्सेसफुल हुआ है, जी और स्ट्रीट लाइट के बिना भी एक 5 स्टार होटल जैसे कमरे में रह करके भी बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं। जी। तो पढ़ाई की और सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक ये बात जब आई गई है सर, तो ये क्या लगता है, कुछ स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं कि भाई साहब उनको तो ये सारी विरासत में चीज़ें मिली हैं, तो उनका तो सिलेक्शन हो ही जाना था, वो अच्छे फैमिली से थे, उनको उनके पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में थे या फिर एग्ज़ाम में थे, इस वजह से हो गया, तो इसको कितना हद तक आप मानते हैं? जबकि हम देखते हैं कि एक एकदम पुअर बैकग्राउंड से या फिर एकदम जो जीरो लेवल का बैकग्राउंड होता है, न्यूनतम, वहाँ से भी सिलेक्शन होता है। ये जो सवाल आपने पूछा ना, इसका जवाब मैं देना भी चाहूँगा, और मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था कि जी इसका जवाब करूँ। जी एक्चुअली इसको ना हम दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं सवाल को। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने इन दिनों जेफ बेजोस के बारे में सुना? जी बिल्कुल, सब सुना है क्या सर। कि उन्होंने क्या आपने इन दिनों जेफ बेजोस के बारे में सुना कि उन्होंने अपनी संपत्ति का मेजर पोर्शन रिसेंटली दान कर दिया है? जी अच्छा, ऐसे ही आपने बिल गेट्स के बारे में सुना होगा। मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा मूल पे। जी आपको क्या लगता है कि इतना पैसा होते हुए भी ये लोग इतना कमाने के पीछे पागल क्यों हैं? हाँ जी। एक भाई, होता है ना कि एक टाइम के बाद सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, घर हो गया, गाड़ी हो गई, हाँ, देन। होना चाहिए ना। हम लोग हाँ क्या मानते हैं कि बस हो गया भाई। हाँ नहीं, असल में इन लोगों को अपना काम करके मजा आ रहा जी बिल्कुल सही। है ना? जब काम करके मजा आ रहा है, तो क्या इसके लिए जरूरी है क्या कि मैं गरीब रहूं तो ही मैं मजा लूं, ऑब्वियसली बात या कम नॉलेज का रहूं तो ही मजा लूं? नहीं भाई, मेरे पास में नॉलेज है, मेरे पास में पैसा है, लेकिन फिर भी मुझे मजा आ रहा है। है। जी तो बिल्कुल। देश के, दुनिया के बहुत से बड़े लोग लाइफ में कोई एग्जाम इसलिए क्वालिफाई नहीं करते कि उनको नौकरी पानी थी। जी बहुत से लोग आपने देखे होंगे यूपीएससी क्लियर करके भी जॉब छोड़ के चल देते हैं। पैशन को फॉलो करना है, पैशन फिर को जो फॉलो उनका करना है ना। इंटरेस्ट है। हाँ अच्छा, तो जो पॉइंट नंबर 1 आपने पूछा कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पैसे वाले लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, या फिर जो भी इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर लें, मेरा कंसर्न केवल इतना है कि मुझे लगता है कि मैं अगर आज मतलब फ्लाइट अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि काश मैं बिजनेस क्लास अफोर्ड करता। नंबर 1, राइट। मैं बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सकता हूँ, और मुझे लगता है काश मैं चार्टर अफोर्ड करता। जी ये जो कंपैरिजन है ना, ये आपको बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऑफ कोर्स सर। जरूर ये भौतिकतावादी है, अगर हम इसको वैसे शब्दों में चर्चा करें तो ये लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि मोह माया टाइप हाँ, काइंड ऑफ चीज। भौतिकतावादी हाँ चीज़ों से इतना इंस्पायर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जहाँ कंपटीशन लाखों लोगों से आगे निकलने की प्रेरणा देता जी है, बिल्कुल। वहाँ पर अगर कोई ये कहे कि मुझे भौतिकतावाद आकर्षित नहीं करता, ये थोड़ा ही मतलब समझ अनबैलेंस्ड के बाहर आंसर लगता है, है। क्योंकि कुछ लोग सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बट एग्जैक्टली उनकी वो पर्सनालिटी नहीं होती है। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो कहीं ना कहीं बातों में ऑब्जर्व कुछ किया। और है, वास्तविकता में कुछ जी और बिल्कुल सर। है ना? मतलब आप ये कह रहे हो एक तरफ तो कि भाई मैं तो बस 2 रोटी और दाल खा के जी लूंगा, लेकिन आपके खर्चे लाखों रुपए के हैं। राइट। तो ये खैर होता है। ओके, सो अब फाइनली इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ चुका है। सो कोई मैसेज देना चाहेंगे फ्यूचर जो एस्पिरेंट हैं, जो भी प्रिपरेशन में आए हैं या फिर आने का सोच रहे हैं, उनके बारे देखिए, सबसे सिंपल और सबसे अच्छा आंसर मैं तो केवल यही कहूँगा, कितनी भी मेहनत करके ना अपना कारण ढूंढ लीजिए कि मैं पढ़ना क्यों चाहता हूँ। में? जी हर चीज़ के पीछे का जो क्यों है ना, वो ढूंढ लीजिए। चाहे वो आपके बिजनेस के पीछे हो, चाहे वो पढ़ाई के पीछे हो। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। जी बिल्कुल जिसको ये पता चल गया ना, उसको और कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। राइट। ना उसे सर्दी खाएगी, ना उसे भूख खाएगी, ना उसे कम रिसोर्सेज खाएंगे, और वो खुद से आगे निकलता चला जाएगा। जी सर। ये मेरा मानना है। और डेफिनेटली जो भी बच्चे मुझे सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं सेशन के बाद में, उनको केवल एक ही लाइन में मेरा मैसेज ये है कि जब भी आपको नर्वसनेस आने लगे, आपके दुनिया में भगवान जब खुद नहीं आ सका तो उन्होंने पेरेंट्स भेजे।
राइट सर। और जब पेरेंट्स जिन लोगों के पास बदकिस्मती से नहीं है, उनके पास गुरुजन भेजिए। जी गुरुजन सबके लिए होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ गुरु भी मार्केट में हैं। जी आप उनसे जाएं, अपना संवाद करें, निराश ना हो। हर अंधेरे के बाद एक दिन सुबह की रोशनी के साथ आता है और जीवन सफल होता है। राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने सर के साथ डिटेल चर्चा करी है, जो कि स्टूडेंट्स के जो नॉर्मल डाउट्स वगैरह रहते हैं, फिर जनरल वो सोचते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं चीज़ों को लेकर। सो सर ने बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से आंसर दिया है, क्योंकि सर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज सर के पास दोनों ही है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है, या फिर किसी चीज़ को सही से बताने में। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। वेलकम। An Academy. Let's crack it.